हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम सहकारिता अर्थ एवं सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो सहकारिता की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सहकारिता क्या है? यह व्यक्तियों का एक ऐसा संघ या समूह होता है जो यह सूचित करता है कि लोग ईमानदारी से अपने समूह के उद्देश्य को पूरा करने का कार्य करते हैं, या अर्थात इसे हम दूसरी परिभाषा के रूप में यह भी कह सकते हैं कि सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग समानता के आधार पर और अपने आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए स्वेच्छा से सम्मिलित होने का कार्य करते हैं, सहकारिता कहलाती है। तो सहकारिता के कुछ सिद्धांत हैं, उनको पढ़ने का काम करेंगे। जैसे यह एक ऐच्छिक संगठन होता है, अर्थात वह अपनी इच्छा अनुसार जुड़ सकता है और अलग भी हो सकता है। इसका दूसरा पॉइंट है सहकारिता संस्था में प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होता है, अर्थात सभी एक दूसरे के समान हर जगह अधिकार में समान होते हैं। तीसरा पॉइंट है सहकारिता के सभी सदस्य एक दूसरे से भली भांति परिचय होते हैं, अर्थात सहकारिता के ग्रुप में अर्थात समूह में सभी लोग एक दूसरे को भली भांति प्रकार से जानने का कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट है इनमें पारस्परिक सहयोग की भावना पाई जाती है, अर्थात सहकारिता समूह में पाए जाने वाले लोग एक दूसरे के प्रति सहयोग या पारस्परिक मतलब अच्छा व्यवहार रखने का कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट है सहकारिता का उद्देश्य अव्यय को समाप्त करने, कम खर्च करना होता है, अर्थात कम व्यय में अधिक संतुष्ट होना होता है। अर्थात इस समूह का यह अर्थ है कि कम खर्च में अधिक से अधिक आय को प्राप्त करना होता है। अगला पॉइंट इसका सहकारिता में सदस्यों के मध्य सेवा भाव पाया जाता है, अर्थात एक दूसरे के प्रति सेवा के भाव को रखना आवश्यक होता है इस समूह में। इसका अगला पॉइंट है इसका उद्देश्य कम ब्याज को प्राप्त करके रकम को आसान किस्तों में प्राप्त करना होता है, अर्थात इस सहकारिता समूह में लोग एक दूसरे से मदद के रूप में कुछ पैसा लेकर कम ब्याज के रूप में पैसा वापस करने का भी कार्य कर लेते हैं। इसका अगला पॉइंट है इनका उद्देश्य व्यक्तियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना होता है, अर्थात अच्छे आचरण को एक दूसरे को सिखाने का कार्य भी करते हैं। अगला पॉइंट है यह व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करता है, अर्थात इस समूह में व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रति निर्भर रहकर स्वयं आत्मनिर्भर अर्थात हर कार्य को वह करने का कार्य कर सकते हैं। अगली हेडिंग है इसकी सहकारिता का महत्व या लाभ। तो सहकारिता के लाभ क्या है वो पढ़ेंगे हम। इसका सबसे पहला लाभ है आर्थिक लाभ। तो आर्थिक लाभ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सहकारिता के द्वारा कमजोर शक्तिहीन व्यक्तियों को आपस में मिलाकर अपने साधनों को एकत्रित करके सभी सदस्यों को लाभ प्रदान करना होता है। यह समितियां सदस्यों को व्यवसाय, रोजगार, लाभ आदि प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये महाजनों से छुटकारा प्रदान करने का भी कार्य करते हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति समूह में महाजनों से ब्याज के रूप में पैसा लेने का कार्य नहीं करता है, बल्कि समूह में ही उपस्थित किसी व्यक्ति से कम ब्याज में पैसे लेकर अपने कार्य को पूरा करने का कार्य करता है। यह सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने का कार्य करते हैं। यह उत्पादक एवं उपभोक्ता के माध्य पाई जाने वाली मध्यस्थता को समाप्त करने का कार्य करते हैं, अर्थात जो दलाल रहते हैं उनको यह बीच में आने का कार्य नहीं करने देते हैं। यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में आर्थिक दोषों को दूर करने का कार्य भी करते हैं। इसका दूसरा है सामाजिक लाभ। यह सामाजिकता की भावना को बढ़ाने का कार्य करता है, अर्थात एक दूसरे के प्रति भाईचारा को बढ़ाने का कार्य करता है। यह व्यक्ति की स्वार्थ की भावना में कमी करने का कार्य करता है, अर्थात किसी व्यक्ति में निजी स्वार्थ की भावना कभी कभार जागृत हो जाती है, उसको कम करने का कार्य भी करता है। यह संयुक्त तथा एकता की शिक्षा को प्रदान करता है, अर्थात एकता में ही शक्ति है। यह व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायता प्रदान करता है, अर्थात लोगों को बताया जाता है कि सहकारिता समूह में जोड़ने से आप एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। यह छोटे किसानों को सहायता प्रदान करता है। यह समाज सेवा के कार्य में सहायता प्रदान भी करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके राजनीतिक लाभ। यह सहकारी आंदोलन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक कल्याण पर जोर देने का कार्य करता है तथा साम्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। इसका चौथा पॉइंट है नैतिक लाभ। इसके क्या क्या लाभ हैं? तो सहकारिता न्याय और मानवता को आधार पर त्याग करना सिखाती है, जिसके कारण व्यक्तियों में भाईचारे की भावना को
या विकास का कार्य किया जाता है। यह अपने सदस्यों को बुरी आदतों से बचाने का कार्य भी करते हैं तथा उनमें परिश्रम, आत्मविश्वास, त्याग, ईमानदारी आदि गुणों का संचार करता है। इसका पांचवा पॉइंट है शैक्षणिक लाभ। सहकारिता के अनेक शैक्षणिक लाभ देखने को मिलते हैं। जैसे समिति में सदस्यों की माध्य बैठक होती है जिसमें किसी भी विषय पर वाद विवाद होता है, संगठन की व्यवहारिकता की शिक्षा मिलती है एवं उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार एक समिति सदस्यों में नई संपूर्ति, वृद्धि के विकास का कार्य किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्थिक योजना एवं सहकारिता। भारत में सहकारी क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है नियोजन से पूर्व सहकारिता क्षेत्र की प्रगति, अर्थात सहकारिता के पहले कैसा क्षेत्र था। तो भारत में सहकारिता की विविधता शुरुआत सन 1904 में पारित किया गया, लेकिन इसमें पूर्व सहकारिता पर आधारित समितियों की स्थापना पर जोर दिया गया, जिनके पश्चात सन 1882 में विलियम चैडरबर्न ने इन समितियों की स्थापना पर जोर दिया। इन्होंने कृषकों को ऋण देने के लिए सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की सिफारिश की। इसके आधार पर छोटी समितियों के निर्माण का कार्य किया गया। इनके पश्चात सन 1912 में सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया। इसके पश्चात सन 1914 में सरकार ने सर एडवर्ड मैक्लागन की अध्यक्षता करने का कार्य किया। इस समिति ने धीरे धीरे सुझाव प्रस्तुत किए और इस प्रकार धीरे धीरे एक बहुउद्देशीय समिति की स्थापना 1951 से 1952 के माध्य जो आज तक संचालित है। अब हम पढ़ेंगे नियोजन कार्य में सहकारिता क्षेत्र की प्रगति अर्थात विकास कैसे हुआ। तो भारत में नियोजन का प्रारंभ सन 1951 से 52 के माध्य किया गया। तभी से सरकार का विशेष ध्यान सहकारिता की ओर गया। योजना के अंत में समितियों की संख्या 2.4 लाख थी, जबकि सदस्यों की संख्या 176 लाख थी। अंश पूंजी उस समय 77 करोड़ रुपए एवं कार्यशील पूंजी 474 करोड़ रुपए हो गई थी। इस पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत निम्न भागों में बांटा जाता है, अर्थात इसे कितने भागों में बांटा जाता है पढ़ेंगे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इस योजना में सदस्यों की संख्या 3.3 लाख, अंश पूंजी 3.3 लाख रुपए सदस्यों की संख्या, जबकि अंश पूंजी 22 करोड़, कार्यशील पूंजी थी 1312 करोड़ रुपए हो गई थी। अब पढ़ेंगे हम इसकी तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसके अंतर्गत 82% गांव सहकारिता के क्षेत्र से प्रभावित होने का कार्य करते हैं और अंत में सदस्यों की संख्या 5,85,000 थी, जबकि अंश पूंजी 663 करोड़ रुपए एवं कार्यशील पूंजी 4,473 करोड़ रुपए थी। अब हम पढ़ेंगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना में 3.3 लाख ही बनी रही, परंतु कार्यशील पूंजी एवं अंशशील पूंजी में वृद्धि के कार्य को किया गया। अब हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना। इस योजना के अंतर्गत 4 उद्देश्यों को रखा गया, जिसमें पहला उद्देश्य सहकारी कृषि समिति में ऋण आपूर्ति, विपणन आदि क्रियाओं का निर्धारण करना था। उपभोक्ता की सहकारी की प्रवृत्ति का निर्धारण करना था। यह सहकारी विकास के कार्य में विशेष रूप से कृषि ऋण में क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन में सुधार करना था। सहकारी समिति के पुनर्गठन का कार्य किया गया, जिसके लिए 376 करोड़ रुपए के योजना के निर्धारण का कार्य किया गया। अब पढ़ेंगे हम छठवीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना काल में उर्वरकों में सरकारी उर्वरकों को प्रोत्साहित किया गया, जिसके लिए एक कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का कार्य किया गया। इस कार्यक्रम के लिए 914 करोड़ रुपए के प्रावधान का कार्य किया गया। अब पढ़ेंगे हम सातवीं पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना में 1400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई तथा इसके अलावा प्राथमिक कृषि समितियों के चतुर्थ भूखी के विकास का कार्य किया गया और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम को प्रारंभ करने का कार्य किया गया तथा सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए व्यवस्था की गई। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, जिसमें हम सहकारी खेती तथा सहकारिता आंदोलन का इतिहास एवं प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।